हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ज्योग्राफी का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने अब तक 5 क्लास कर लिए हैं और ये हमारी अब अगली क्लास है। 6 क्लासेस हैं जो आपका प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हम आप जो है क्लासेस जो करेंगे, जो टॉपिक्स करेंगे, वो ज्योग्राफी में जो जल्दी जल्दी आपको चीज़ें सर्व करवाई जा रही हैं, कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, आपको मैपिंग की क्लासेस करवाई जाएंगी। तो उस तरीके से आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। आप यूपीपीसीएस और आरओआरओ और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है 16 जून को, उसको भी इस क्लास के ज़रिए आप आसानी से दे सकते हैं। उसके क्वेश्चन सारे आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्लास शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारी 6वीं क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के बारे में समझेंगे। फिर हम बरसात यानी आपका जो रेनफॉल होता है यानी वर्षा होती है उसके बारे में जानेंगे और उसके प्रकार जानेंगे, कितने प्रकार की वर्षाएं होती हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे चक्रवात यानी साइक्लोन क्या होते हैं और कितने प्रकार के साइक्लोन होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, उसका प्रभाव कैसे देखा जाता है। तो सारी चीज़ें इसको हम समझने वाले हैं। आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट भी आप अगर समझ जाते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो भी आप आसानी से कर लेंगे। जब आपको कोई भी जो है कॉन्सेप्ट पता रहेगा किसी भी टॉपिक का, जैसे आर्द्रता का क्या रोल होता है बरसण में, और वर्षा मतलब वर्षा में क्या रोल होता है, या इसके बाद उसके कितने प्रकार होते हैं, जब सब पता रहेगा तो फिर आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। चक्रवात कैसे बनता है, अगर वो सारी चीज़ें पूछ रहा है, वहाँ पर क्या क्या नाम होते हैं, कैसा प्रभाव डलता है, तो सारी चीज़ें अगर आपको पता होती हैं तो आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं कि आप जो है आंसर बना सकते हैं। तो इस तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज जो है आपकी क्लास जो आगे अब बरसण में शुरू करेंगे। और वर्षा मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि वर्षा से हमारी क्लास शुरू होगी, जिसमें हम वर्षा से आज क्लास शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम वर्षा से शुरू करने से पहले हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को समझेंगे, वो क्या चीज़ होती है। तो उसको हम आप जो है अगर लिख रहे हैं तो आप ह्यूमिडिटी को हेडिंग बना सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता क्या होती है वो उसके बारे में हम पहले समझेंगे, तो उसके बाद हम जानेंगे कि क्या आगे की चीज़ें क्या है। तो ये आर्द्रता के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आर्द्रता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे फिर। और ये मैं आपको बता दूं कि अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से चीज़ें करवाऊंगा, जिससे क्या है कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए और बाकी सब्जेक्ट भी आपके टाइमली आपको जो है क्लासेस उसकी मिल जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है। तो आर्द्रता बेसिकली, ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी होती है। तो जब वायु में कितनी आर्द्रता है, कितनी जो है जल की मात्रा है, अगर उसको देखा जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। सिंपल भाषा में यानी साधारण शब्दों में अगर देखें तो वायु में जो जलवाष्प होती है या जल की मात्रा होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी वर्षा जब होती है तो वर्षा देखते हैं कि एयर में यानी कि हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, यानी कि जलवाष्प कितनी है, उसके अंदर कितने पानी की मात्रा है। अगर वो हम देखते हैं तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बादल, ये जब जो है वायु इकट्ठी होगी, जब ठंडी होगी और इससे जब बादल बनेंगे तो उससे वर्षा होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ हमें पता चलती है। तो क्या होता है कि आर्द्रता क्या है, अगर आप आर्द्रता को लिखना चाहें तो वायु में क्या होती है, वायु में जल वाष्प की मात्रा देखी जाती है। तो वायु में जल वाष्प की मात्रा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वायु में जल वाष्प की मात्रा कितनी है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जब हम वर्षा की बात शुरू करेंगे तो उसमें हम वर्षा कितनी होगी, कैसे होगी, कब होगी, कब नहीं होगी, उसका सबका जो है पैमाना कहाँ से डिसाइड होगा, इसी ह्यूमिडिटी से डिसाइड होता है। इसी आर्द्रता से पता चलेगा कि कितनी, किसी क्षेत्र में कितनी वर्षा हो सकती है। तो वर्षा कई प्रकार, वो ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है वो कई प्रकार की होती है। बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जनरली हम इसके 2 प्रकार पढ़ते हैं। तो इसके 2 प्रकार ही आप जानिए, वो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में हो सकता है ना आए, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। इसके जानने के बाद आप सारे सवाल कर सकते हैं अगर वो वर्षा से संबंधित आते हैं तब। एक होती है सापेक्ष आर्द्रता। तो एक निरपेक्ष आर्द्रता होती है, एक सापेक्ष आर्द्रता होती है। तो ये 2 होती हैं और इसको इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, निरपेक्ष वाली को। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी इधर लिखा हुआ है ऊपर। और इसको बोलते हैं रिलेटिव, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो 2 तरीके की ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलती है।
तो इस दोनों में मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है, मतलब ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई हवा है तो अगर उस हवा में कितनी परसेंटेज में, मान लेते हैं कि मान लो इसमें कोई एक हवा है, तो इसमें कितनी जलवाष्प है, कितनी जलवाष्प की मात्रा है, कितनी जलवाष्प की मात्रा है, उसको हम क्या बोलते हैं। अगर किसी वायु हवा में या पवन में या जो है एयर में कितनी जलवाष्प है, उसकी मात्रा अगर हमें पता हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला जाता है। और इसको सापेक्ष वाली को क्या बोलेंगे, तो सापेक्ष का मतलब हो गया कि अगर जैसे मान लो कि एयर है और एयर में कितनी जलवाष्प धारण करने की क्षमता होगी, ये भी क्या होती है, ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, यानी सापेक्ष आर्द्रता होती है। कि इसका मतलब अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर ऐसा आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई जैसे एयर में कितना वाटर वेपर है, यानी कि जो है मैं अगर लिखूं तो वायु में जलवाष्प, ठीक है, वायु में जलवाष्प यानी उसकी मात्रा भी लिख सकते हैं, वायु में जलवाष्प की मात्रा। और इसके बट्टे में क्या होता है, इसके बट्टे में होता है कि जो ये वायु है वो कितनी जलवाष्प धारण कर सकती है। तो समझ रहे हैं। तो इसके बाद अगर चाहें तो बट्टे में मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है, तो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, इसको ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको दोनों को सिंपल तरीके से समझाता हूँ। निरपेक्ष आर्द्रता दिखाती है कि अगर आपके पास मान लो कि 1 किलो एयर है, 1 केजी में एयर में मान लो 100 ग्राम क्या है आपकी जो है जलवाष्प है, तो हम क्या बताएंगे कि उसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलेंगे। कि इससे अगर वर्षा होती है तो 100 ग्राम वर्षा 100 ग्राम पानी के बराबर वर्षा होगी। तो ये मात्रा बताता है जलवाष्प की कि किसी भी वायु में यानी कि जो है एयर में कितनी जलवाष्प है, यानी वाटर वेपर कितना है। तो वो क्या दिखाता है, निरपेक्ष आर्द्रता दिखाता है। सापेक्ष आर्द्रता आपको क्या दिखाता है कि सापेक्ष आर्द्रता कहता है कि कितनी वर्षा हो सकती है। वो आपको अगर वर्षा कितनी होगी या कितनी हो सकती है वो कौन दिखाता है, तो वो आपको जो है होगी कि नहीं होगी वो आपको सापेक्ष आर्द्रता बताएगी। लेकिन कितनी होगी वो कौन दिखाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता बताएगा। कि मान लो 100 ग्राम अगर वाटर वेपर है तो 100 ग्राम वर्षा होगी, 2 किलो है तो 2 केजी होगी, 4 किलो अगर वाटर वेपर है किसी एयर में तो 4 केजी होगी। तो वो दिखाता है। निरपेक्ष आर्द्रता कहता है कि कितनी वर्षा हो सकती है, यानी एयर में कितना वाटर वेपर है वो दिखाता है। सापेक्ष आर्द्रता कहता है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, ये डिसाइड होगा किससे, सापेक्ष आर्द्रता से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरीके से डिसाइड होती है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। एक और इसके साथ आप सिंपल समझें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है टेम्परेचर के। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हुआ है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, वो कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम है तो ठंडे क्षेत्रों में जो वायु होगी उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। और वहीं पे जहाँ तापमान में कमी होती है यानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक ये तरीका होता है। तो ये दो बातें आप समझ जाइए कि किसी भी वायु में कितनी जो है जलवाष्प है वो मात्रा अगर बता रहा है तो कौन सी आर्द्रता होगी, निरपेक्ष आर्द्रता होगी। और वर्षा होगी या नहीं होगी वो कौन बताएगा,
वो सापेक्ष आर्द्रता बताती है। तो 2 बातें आपको यहाँ पे समझनी थी। इसके बाद हम सीधे वर्षा पे समझते हैं, वर्षण क्या होता है उसको हम जानेंगे। इतने से हम आपकी बात आगे बढ़ाएंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्षा किस तरीके से हो रही है। अब हम जो टॉपिक अगला आपका इम्पोर्टेंट शुरू हो रहा है वो ये वर्षण हो रहा है, जिसको इंग्लिश में रेनफॉल बोलते हैं। तो आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं और रेनफॉल के बारे में हम चीज़ें जानेंगे, जिसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। तो वर्षण आपको जानना है, रेनफॉल जानना है, वर्षा क्या होती है वो जानना है, या प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो जानेंगे, वर्षा क्या होती है वो जानेंगे। तो इसमें मैं आपको वैसे जनरली बता दूं कि जैसे अगर कोई पानी का क्षेत्र है, समुद्र है, जैसे ये पानी का क्षेत्र है, मान लो समुद्र का एरिया है, तो आपको सभी को पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये सी है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि जल जो होता है, वाटर जो होता है वो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इसका वाष्पीकरण होता है। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं। वाष्पीकरण के बाद क्या है, ये ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद जैसे मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया हुआ है कि ये आरोहण के साथ, हवा के साथ जो है ऊपर जाती है। और ऊपर जाने पे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं वहाँ पे 6.5 डिग्री सी क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। यानी ऊपर जाने पे हवा क्या होगी, ठंडी होगी। हवा ठंडी होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी उसमें जो आर्द्रता होगी, जो मैंने अभी ऊपर बताई कि उसमें कितनी आर्द्रता है, तो वो क्या होगी, वो पानी में बदलने लगेगी। और यानी कि वो क्या बोलती है, उसका संघनन होने लगता है। तो संघनन होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। टेम्परेचर कम होने पे मैंने आपको अभी बताया, टेम्परेचर कम होने पे क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यानी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। और जैसे सापेक्ष आर्द्रता 100% के आसपास पहुंच जाएगी, जैसे अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं कि ये अगर 100% के आसपास पहुंच जाती है, तो यहाँ से क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या हो जाता है, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जलवाष्प क्या होगी संघनन के बाद, ये जलवाष्प जो आपकी वाष्पीकरण के बाद गई थी वो किस में बदलेगी, वो जल में बदल जाती है। तो ठंडी होने के बाद जल में बदल जाती है। और यहीं पे क्या होगा, इसी संघनन के बाद क्या होते हैं, इसी संघनन के बाद क्या होता है, बादल बनते हैं। तो ये बादल बन रहे हैं। और बादल बनने के लिए आपको सभी को पता है बादल कब बनते हैं, क्योंकि बादल जो वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी कि धूल के कण होते हैं, या दूसरे भी जैसे लवड़ के जो लवड़ के कण जो होते हैं, तो उन पे क्या होता है, उनका सहारा लेके जो ये पानी है, जलवाष्प है, वो क्या बनाता है, वो बादल बनाते हैं। और यही बादल क्या होता है, एक समय के बाद जब इनका भार ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। और जब इनका आकार बड़ा हो जाता है बूंदों का, तो ये क्या है, बारिश के रूप में नीचे जो गिरने लगते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्षण या वर्षा कहते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती है कि वाष्पीकरण हुआ, आरोहण होता है, ऊपर हवा उठती है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी तापमान के कम होने पे बढ़ती है। 100% होने पे संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं। और फिर जलवाष्प क्या है, जल में बदलने लगता है। तो वहाँ पे फिर बादल बनने लगते हैं। और बादल बनने के लिए धूल के कण, लवड़ के कण, बाकी पार्टिकल्स कोई ना कोई चाहिए होता है, जिसका सहारा लेके बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद जो है जल की बूंदें जब अपना जो है उनका भारीपन बढ़ते जाता है, जलवाष्प जब ठंडी होती है जल की बूंदों में बदलती है, और जब जल की बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है तो वो नीचे गिरने लगते हैं वर्षा के रूप में। तो ये क्या होती है, ये इससे वर्षा होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं, यानी कि रेनफॉल बोलते हैं। और मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है। अगर किसी, जैसे मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता दूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब डिसाइड होगी या किसकी कितनी होगी। जैसे अगर किसी एयर में अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी ही क्या होगा, टेम्परेचर पे जल्दी ही मतलब किसी भी, जैसे मान लो 1 डिग्री सी, 2 डिग्री सी, 3 डिग्री सी पे ही ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के बाद जो है वाटर वेपर जो वो पानी के रूप में वर्षा होती है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर टेम्परेचर जो है, अगर किसी एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है, 1 सेकेंड, जो है एयर में क्या है, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है, या जो है पानी की जो है मात्रा ज़्यादा है, मान लो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है, तो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ जाती है। और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, बढ़ेगी, तो अगर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है किसी एयर में, तो वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, टेम्परेचर हो सकता है कि माइनस में ना जा पाए, और 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास ही ये क्या है,
ये बादल के बनने के बाद जो है जल के रूप में वर्षा होने लगे, ऐसा हो सकता है। अगर किसी एयर में जलवाष्प क्या है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी एयर में जलवाष्प की मात्रा कम है तो क्या होगा कि इसको ठंडा होने के लिए अगर एयर ऊपर बढ़ेगी तो इसको जो है जल में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर में कमी करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि ये टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा कम करना पड़े, यानी हो सकता है माइनस में 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस में या 3 डिग्री माइनस में इनको करना पड़े, तब जाके ये पानी की बूंदों में बदलेगा। लेकिन जैसे आपको पता है कि माइनस में अगर टेम्परेचर जाता है तो ये जल की बूंदें किस में बदल जाती हैं, तो ये आपका जैसे अगर मान लें बर्फ़ के रूप में अगर देख सकते हैं, या तुषार जिसको बोलते हैं, तो तुषार के रूप में ये इस तरीके से तुषार के रूप में ये बदल जाती है। और इसी को हम पाला पड़ना, ओला पड़ना जो बोलते हैं, तो वो ओले अगर पड़ रहे हैं या पाला पड़ रहा है तो वो इसी वजह से पड़ता है कि अगर किसी वायु में जलवाष्प कम है और वो ठंडी होने के लिए ज़्यादा ऊपर जाती है तो उसको टेम्परेचर में ज़्यादा कमी करनी पड़ती है और उसकी वजह से वो माइनस में चली जाती है। अगर किसी एयर में रिलेटिव वो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो उसको ठंडा होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो जलवाष्प है उसकी वजह से जल्दी ही वो पानी में बदल जाएगी और पानी में बदलने के बाद वो जल के रूप में वर्षा कराएगी, क्योंकि उसका वजन जो है ज़्यादा होता है। जलवाष्प ज़्यादा है इसीलिए उस एयर का क्या होगा, वजन ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से वो जल्दी ही अब जल के रूप में गिरने लगेगा, तो इसको वर्षा बोलते हैं। अगर उसमें कम जलवाष्प है तो जल के रूप में होगा और उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो माइनस में टेम्परेचर जा सकता है, कितना भी हो सकता है ये, और वो फिर बर्फ़ के रूप में, ओले के रूप में, पाले के रूप में, तुषार के रूप में, जो सर्दियों के समय आप देखते हैं कि पाला पड़ता है, तो वो क्रियाएँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है वर्षा जो किस तरीके से होती है वो समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस, कि वाष्पीकरण के ज़रिए क्या होता है, जब हवाएं ऊपर उठती हैं उनका आरोहण होता है एयर का, तो एयर का आरोहण होता है, इसी में क्या होता है, इसमें वाटर वेपर होते हैं, यानी जलवाष्प होती है, तो वाटर वेपर इसके साथ है, यानी जलवाष्प है, हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं कि वायु के साथ जलवाष्प मिली हुई है, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है, और टेम्परेचर में कमी के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो बढ़ती है, और बढ़ती है तो जब ये 100% हो जाती है तो संघनन शुरू हो जाता है, और संघनन शुरू होने के बाद जलवाष्प क्या है, जल में बदलने लगती है, तो क्या होता है, वो बादलों का फॉर्मेशन होता है। बादल बनने के लिए क्या चाहिए, डस्ट पार्टिकल या लवड़ के कण जो भी वायुमंडल में होते हैं वो आरोहण के साथ, एयर के साथ जब जाते हैं तो उन्हीं के साथ में बादल बनते हैं, और इसी से क्या होती है, वर्षा होती है। जब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है और जो पानी के यानी कि जलवाष्प है जल में बदल जाती है, और जल की बूंदें जब भारी होकर नीचे गिरने लगती हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं, इसी को रेनफॉल बोला जाता है। तो मुझे लगता है ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम जो है इसके टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वर्षण कितने प्रकार का होता है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लासें आपको मिलती रहेंगी जिससे आपकी ज्योग्राफी हो, बाकी सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर अच्छे से होते रहें। और इसके साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे क्या हो कि ये क्लासेस उनके साथ भी जो है उनको क्या है, अपनी पढ़ाई में बेहतर तरीके से वो चीज़ें कर पाएँ और उनको भी आसानी हो पढ़ाई में और एग्ज़ाम उनका भी निकल सके। तो इसके लिए शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन के साथ पढ़ाई करिए, उनका भला आपका भला वो होता रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसके प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं कि वर्षा या वर्षण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्षण के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेनफॉल आप चाहें जिस तरीके से लिख सकते हैं, तो इंग्लिश में भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनकी जो है कितने प्रकार हैं। तो मैं आपको सीधा बता दूं कि इसके 3 प्रकार हम देखने को मिलते हैं, कि 3 प्रकार के हमें रेनफॉल देखने को मिलते हैं। तो हम पहला इसमें लिखेंगे संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। और दूसरा प्रकार क्या होता है आपका, तो वो आपको सभी को पता है, वो हमने बताया हुआ है, वाताग्री वर्षा जिसको बोलते हैं, वाताग्री वर्षा। इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, चिंता मत करिए, आप लिखिए अभी। और इसको तीसरी जो होती है आपकी, वो पर्वतीय वर्षा होती है।
तो ये क्या है हम सबको जानने वाले हैं एक एक करके। तो वर्षा हमने समझ ली, वर्षा के प्रकार हम समझने वाले हैं जिसमें हमने 3 प्रकार जाने, और 3 में से हम पहला प्रकार देख रहे हैं जिसको हम संवहनीय वर्षा कह रहे हैं। संवहनीय वर्षा क्या होती है उसको जानेंगे। संवहनीय वर्षा, तो इसको कन्वेंशन या कन्वेक्शनल जो है रेनफॉल भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कन्वेक्शनल, इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है और फिर भी हम दोबारा इसको अच्छे से जानेंगे, तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम चीज़ें करने वाले हैं। तो संवहनी वर्षा का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया हुआ था, मैं आपके साथ एक डायग्राम बना रहा हूँ और आप चाहें तो मेरे साथ बना लीजिए। बना लेंगे तो ये है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। जैसे 0 डिग्री मैंने आपको बताया था इस तरीके से 30 और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो दोनों तरफ सेम ही होता है, आपको मैंने आपको बताया हुआ है। और इधर आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे हमारे ये अक्षांश हैं, मेन जो मुख्य अक्षांश हैं वो हमने लिखे हुए हैं। और इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, आपको सभी को मैंने बताया हुआ था। यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अब तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर बनता है तो हवाएं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं। यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं। तो ये बात आपको मैंने बताई थी। और जब हवाएं किसी एक जगह से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, हवाएं जब ऊपर की तरफ उड़ रही हों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आरोहण बोलते हैं। आरोहण बोलते हैं इसी को। और जब नीचे बैठेंगे तो अवरोहण बोलते हैं। तो दोनों मैंने आपको टर्म बता दिए। नीचे बैठ रही हैं अगर हवाएं तो क्या बोलेंगे, अवरोहण, और अगर ऊपर उठ रही हैं तो आरोहण बोलते हैं। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये क्या होता है, यहाँ के जो समुद्र के एरिया हैं इस वाले क्षेत्र में जो भी जलवाष्प की मात्रा इनके साथ जाती है, वो जलवाष्प की मात्रा जाती है तो क्या होता है, ऊपर जाके ये ठंडे होते हैं और इनके टेम्परेचर में क्या है, ऊपर जाके कमी आने लगती है। तो वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊपर जाके क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया होगी और फिर बादल बनेंगे। तो बादल बनेंगे तो वो सारे बादल क्या होगा, वो वर्षा करवाएंगे। तो ये वर्षा जो करवाएंगे, अब इस तरीके से जो वर्षा होती है, जब हवा ऊपर उठ के ठंडी होके और जब वर्षा करवाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम, इस वर्षा को क्या बोलेंगे, संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। संवहनीय वर्षा का मतलब हुआ कि जो किस जहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ऊपर उठ कर ठंडी होती हैं, ठंडी होने के बाद जो है वर्षा करवाती हैं, तो उसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ था और इसमें हम इसको डायग्राम से आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। तो संवहनीय वर्षा जब भी आएगा तो वहाँ से आपके जो है हवाएं जब ऊपर उठ के और जब ठंडी होकर वर्षा करवा रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, जो आपके जो है संवहनीय वर्षा कहलाती है। तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है अक्सर, तो विषुवत रेखा के क्षेत्रों यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको ये वर्षा देखने को मिलेगी। अधिकतर 0 डिग्री के आसपास क्षेत्रों में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर मैं इसी डायग्राम में अगर दूसरा आपके लिए करूँ या दूसरा डायग्राम बना दूँ, तो दूसरा डायग्राम एक बनाइए जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरी वाली जो आपकी बाताग्री वर्षा है। तो बाताग्री वर्षा, और इसको मैंने आपको बताया था, इसको बाताग्र को क्या बोलते हैं, इसको फ्रंटल बोलते हैं, यानी फ्रंट बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फ्रंट बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वर्षा की बाताग्री की बात कर रहे हैं तो फ्रंटल रेनफॉल की बात कर रहे हैं। तो फ्रंटल रेनफॉल, तो अब हम फ्रंटल वाली देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रंटल वाले से समझने से पहले अगर संवहनीय वर्षा के बारे में 1-2 बातें और आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे जो कुछ है 1-2 इसके बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको ये बात 2-4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कि पहली बात तो ये मैंने बताया कि कहाँ पे बन रहा है, 0 डिग्री के आसपास, यानी विषुवत रेखा पे ये वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पे होती है। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ विषुवत रेखा क्षेत्र में ये बात लिखनी है। दूसरा, यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिदिन वर्षा होती है। एक ये बात आपको समझनी है। तो आपके अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर जो है विषुवत रेखा पे पड़ता ही है। तो यहाँ से हवाएं हमेशा उठती रहती हैं और हमेशा यहाँ पे
पर डे वर्षा होती है। और वर्षा कब होगी? लगभग 2 बजे के बाद से वर्षा होती है, 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है, और फिर उसके बाद क्या है जो है वर्षा बंद हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पर डे वर्षा होती है। दोपहर के बाद में वर्षा होगी, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो बाष्पीकरण बढ़ता है। बाष्पीकरण बढ़ने के बाद जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो हवाएं ऊपर ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के बाद क्या करवाती हैं? वो वर्षा करवा देती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस क्षेत्रों में लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो उससे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक तो हो गया 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और साल भर वर्षा होती है। तो पहली दूसरी एक और बात आप लिख लीजिए, साल भर वर्षा। ठीक है, तो ये एक दो पॉइंट हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने चाहिए थे। तो अब जब एक और इसमें तरीका है, लेकिन हम जब बादल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ये जो बादल बनेंगे, यहाँ पे जो बादल बनेंगे वो कुमुलोनिम्बस टाइप के बनते हैं, यानी कि इसको बोलेंगे, अगर आप बोलना चाहें तो कपासी वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ बनते हैं यहाँ पे। तो ये इन मेघों की, यानी इन वर्षा जो बादल बनते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि ये जो है ऊपर उठ रहे हैं। ऊपर उठ के क्या होता है, इनके साथ वाष्प यानी कि जलवाष्प ज़्यादा जाती है। तो ज़्यादा जाने की वजह से ज़्यादा ये जो है ठंडा होके इनमें जो है घर्षण ज़्यादा होता है। तेज़ी से हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो इनमें घर्षण होता है, आपस में रगड़ती हैं ये। तो इसके वजह से क्या होता है, बिजली कड़कती है, और ये जलवाष्प की मात्रा इनके साथ ज़्यादा जाती है, तो बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में भी वर्षा होती है। तो कपासी वर्षा मेघ जो होते हैं उनसे अधिकतर मात्रा में वर्षा होती है, गर्जन के साथ होती है, जो गरजते हैं बादल, और इसके साथ बिजली कड़कती है। तो वो सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। जब हम बादल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सारे बादल के बारे में अच्छे से चीज़ें पढ़वाऊँगा। तो वहाँ बस यहाँ समझ लीजिए कि जब संवहनी वर्षा होती है तो वहाँ पे कपासी वर्षा मेघ बनते हैं, जिसकी वजह से क्या है, विद्युत गर्जन होती है, जो बिजली कड़कना, तो उस तरीके की घटना यहाँ पे देखने को मिलती है, और तेज़ी से बारिश होती है, और अधिक मात्रा में यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब हम बाताग्री वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने इसी तरीके से आप चाहें तो डायग्राम बना लीजिए। 90, 60, 30, 0, फिर 30, 60 और 90। तो इस तरीके से आप फिर से बना सकते हैं। यहाँ पे आप डिग्री लिख सकते हैं अक्षांश की वजह से। तो इस तरीके से क्या होता है, बाताग्री में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मतलब कलर, और इसके बाद हम आपको समझ आएंगे कि मैंने आपको बताया था जब 30 से जब 60 की तरफ हवाएं चलती हैं तो ये गर्म हवाएं होती हैं, और जब 90 से 60 की तरफ हवाएं चलती हैं ये ठंडी होती हैं। तो ये कौन सी है, ये कोल्ड है, और ये क्या है, ये वार्म है, यानी कि गर्म है। ठीक है, तो ये गर्म हवाएं हैं और ये ठंडी हवाएं हैं। तो ये ठंडी और गर्म हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये 60 डिग्री के आसपास क्या होती है, एक फ्रंट टाइप का, एक जो है दीवार टाइप की जो है एक संरचना बनती है। दिखेगी नहीं, ऐसा मतलब बोला जाता है कि जब ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं तो गर्म हवा क्या होती है, वो ऊपर उठती है, और ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो इसके ऊपर यानी वो धक्का लगाती है ठंडी वाली, तो गर्म हवा को क्या है वो ऊपर उठाती है। और जैसे इसी को क्या बोलते हैं, अब ये जो दीवार सी बन रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, बाताग्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। इसी को फ्रंट या बाताग्र कहा जाता है। और जब ये हवा ऊपर उठती है गर्म, तो इसके साथ क्या है, ठंडी के साथ मिलके, और यहाँ के जो क्षेत्रों में जो पानी के क्षेत्र मिले होंगे उनके साथ ये जलवाष्प जब इसके साथ होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वर्षा करवाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा करवाती है, और ये वर्षा क्या कहलाएगी, तो इसी वर्षा को हम बाताग्री वर्षा कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, बाताग्री वर्षा कहते हैं। तो ये एक बात आपको यहाँ समझनी है कि बाताग्री वर्षा कहाँ होगी, 60 डिग्री पे होती है, जहाँ पे दो तरीके की विपरीत जो है गुणों वाली हवाएं मिलती हैं, गर्म और ठंडी हवा मिलती है। और जब गर्म हवा ऊपर उठती है ठंडी हवा के ऊपर, तो फिर क्या होता है, वो ठंडी होती है। जैसे जैसे हमने बताया हुआ है ऊपर बढ़ने पे टेम्परेचर में कमी आती है, और क्या होता है, संघनन होता है, वर्षा बादल बनते हैं, और फिर वो वर्षा के रूप में गिरते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। तो ये बाताग्री वर्षा हो गई 60 डिग्री। अब इस बाताग्री वर्षा के बारे में 2-4 बातें और जाननी चाहिए कि बाताग्री वर्षा तो होगी, लेकिन ये बाताग्री वर्षा गर्मी में कैसे होगी, ठंडी में कैसे होगी, तो वो भी आपको समझना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको गर्मी के समय बताया था कि जो आपकी प्लेट, जो प्रेशर बेल्ट होती हैं, जो दाब पेटियां होती हैं, वो गर्मी के समय ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हैं तो क्या होगा कि
गर्मी के समय ये जो वर्षा होगी वो कम मात्रा में होती है। तो ये जो है वर्षा की मात्रा कम हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो है दोनों ही हवाएं जो हैं उतनी गर्म नहीं हो पाती, उतना जो तापांतर नहीं हो पाता। मैंने आपको पहले बताया था कि गर्मी के समय यहाँ पे तापांतर अधिक नहीं मिलता है, तापांतर कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, होती ज़रूर है लेकिन कम वर्षा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्दी में क्या होगा, एक सेकेंड, सर्दी में क्या होगा, यानी कि विंटर सीजन में क्या होगा, सर्दी के समय क्या होगा, तापांतर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब तापांतर ये मत पूछेगा कि तापांतर क्या है, मैंने आपको तापांतर बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि जब जो है एक ही समय पे हम जब ये देखते हैं कि एक जगह पे टेम्परेचर कितना है और एक जगह पे टेम्परेचर कितना है, यानी दिन और रात का टेम्परेचर का डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो हम देख लें अगर, तो वो हम देखते हैं तो वो उसमें अगर डिफरेंस कितना है, एक तो वो तापांतर कहलाता है। या हम देखें कि जो है एक क्षेत्र का टेम्परेचर दूसरे क्षेत्र का टेम्परेचर कितना है, उनके मध्य जो अंतर है वो कितना है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जैसे सर्दी की बात करते हैं तो दिन के समय टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री या 15 डिग्री हो, लेकिन रात में क्या होता है वो, मतलब सॉरी, जैसे दिन में क्या होता है, मान लेते हैं अपने नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो अभी गर्मी के समय पे जो ऐसे अब देखें या तो इस समय टेम्परेचर कितना होता है कि 45-40 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब वहीं पे सर्दी के समय पे क्या होगा, ये दिन का टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो दिन का टेम्परेचर क्या होगा कि यहाँ पे सर्दी के समय पे दिन का टेम्परेचर हो सकता है तो 15 डिग्री 10 डिग्री इसके आसपास ही होता है। तो अब देख रहे हैं कि इनमें जो है कितना डिफरेंस है, लगभग जो है 30 से 35 डिग्री के आसपास अंतर आ जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है, तापांतर अधिक होता है, लेकिन गर्मी में जैसे मैंने आपको बताया कि दिन में 45 है या जो है 40-45 जो भी है, उसके बाद रात में भी वो कम नहीं होता है, वो 30 से 35 के आसपास ही होता है। तो इनके बीच में तापांतर दिन गर्मी के समय देखेंगे तो आपको 10 से 15 डिग्री ही तापांतर देखने को मिलता है, लेकिन सर्दियों के समय पे क्या होता है, दिन और रात का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऐसे ही हम जब बातागरी वर्षा की बात करते हैं तो ठंडी ये जो आपकी क्या कहते हैं 60 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, वो जो आपके अक्षांश हैं वहाँ पे क्या होगा, तापांतर जो है ज़्यादा होगा, कब, सर्दियों में। तो इस तरीके से क्या होगा, जब तापांतर अधिक होगा तो क्या होगा कि ये जो एयर है गर्म वाली वो ज़्यादा गर्म होगी और ये वाली जो है ठंडी वो अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडी होगी। तो ये गर्म इतनी गर्म बेशक ना हो, मान लें इसके 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन इसका जो है 5 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया तो माइनस में चला गया, तो फिर भी तापांतर जो है ज़्यादा बना रहेगा। ये बात आपको समझनी है, समझ रहे हैं। तो यानी कि गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा सर्दियों में और गर्मियों में कम होगा। तो एक तो ये तरीका भी है। तो यहाँ से क्या होगा, तापांतर अधिक होने की वजह से क्या होगा कि जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो इसमें जो है यहाँ पे सर्दियों में वर्षा अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो सर्दियों में क्या होगा, वर्षा अधिक होती है। तो ये बात आपसे पूछी जाए अगर कि बातागरी वर्षा जो है सबसे ज़्यादा कब होती है, तो वो आपकी कब होगी, वो आपकी सर्दियों में सबसे ज़्यादा होती है। अब ये आपको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये मैं एक दोनों एयर का डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लेते हैं ये गर्म एयर है, यानी कि गर्म हवा है जो आपकी पछुआ पवन जिसको बोलते हैं, तो आप इसमें नाम लिख सकते हैं, इसको पछुआ लिख सकते हैं। और इधर से एक ठंडी वाली आ रही है तो इसको जो है आपकी ध्रुवी पवन है, तो ये ठंडी पवन है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं एग्जाम्पल में कि मैं आपको तापांतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये तापांतर, ये ठंडी वाली हवा है और ये गर्म वाली हवा है। तो मान लेते हैं कि गर्मी का समय है, ये गर्मी का समय है और गर्मी के समय में क्या है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री के आसपास है और इसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के बीच में है। तो इस तरीके से टेम्परेचर आप देखेंगे तो इसके बीच में जो है विंटर, एक सेकेंड, तो गर्मी के समय इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है 30 और इधर 0 से 5 के बीच में भी है, तब भी आपको टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिफरेंस है, 30 या 25 के आसपास देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम सर्दी के समय की बात करेंगे,
तो यहाँ पे मैं फिर से वही हवाएं बनाता हूँ और सर्दी के समय की बात कर रहे हैं, सर्दी के समय की बात करें तो ये गर्म हवा थी हमारी और ये हमारी ठंडी हवा है, ये हमारी ठंडी हवा है। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें सर्दियों के समय, तो मान लेते हैं इसका समय गर्म जो हवा है उसका मान लेते हैं 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया है सर्दी के समय पे। कितना भी कम होगा, इससे कम होगा नहीं। लेकिन जो आपकी ठंडी हवाएं हैं, ध्रुवीय हवाएं हैं, वो -30 डिग्री से ऊपर मतलब माइनस में चली जाती हैं। तो अब इन दोनों के बीच में देखें तो 15 और 30 कितना हुआ, 45, यानी 45 डिग्री के आसपास इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है। कितना है, 45। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो ये आपका 45 है, यानी तापांतर कितना है, तो आपका तापांतर 45 डिग्री सी है और यहाँ पे आपको 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 30 और यहाँ पे 45, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्दियों के समय तापांतर अधिक होता है। इससे क्या होगा, तापांतर अधिक होने की वजह से ये वाताग्र जो बनेंगे वो बेहतर बनते हैं और बढ़िया बनते हैं। जब बेहतर बनेंगे यानी कि इनमें जलवाष्प की मात्रा और अधिक जाएगी, तो जल्दी से ज़्यादा ठंडे होंगे और अच्छी वर्षा करवाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनका आरोहण अच्छे से होता है। वर्षा जो है, जो जलवाष्प ज़्यादा होती है तो बादल की बूंदें ज़्यादा बनती हैं और वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि सर्दियों के समय टेम्परेचर क्या होता है, इसका तापांतर ज़्यादा होने की वजह से वर्षण जो है या वर्षा ज़्यादा होती है, ये आपको समझना है। तो 2-3 बातें आप यहाँ से समझ गए कि ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो वो गर्म हवा ऊपर उठती है और इस तरीके से होती है। फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि जैसे आपके जो मैंने बताया कि दाब पेटियाँ जो होती हैं, प्रेशर बेल्ट जिसको बोलते हैं, तो प्रेशर बेल्ट जब क्या होता है, जो गर्मी और सर्दी के हिसाब से उत्तर दक्षिण होती हैं तो उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये वाताग्र अपने हिसाब से उसमें बनते हैं कि थोड़ा सा ये 10-15 डिग्री जो है 45 से 60 के बीच में आ जाते हैं, तो गर्मियों के समय 60 के आसपास पहुंच जाता है। सर्दियों के समय ये 45 के आसपास देखने को मिल सकते हैं आपको। तो उस तरीके से समझना है, चीज़ें वही होनी है। आपको बस प्रेशर बेल्ट किस तरीके से शिफ्ट हो रही थी वो मैंने आपको बताया। तो आपको दिमाग लगाना है कि अगर गर्मी के समय देखें तो 60 डिग्री पे ये वाताग्र बनेंगे और अगर सर्दी के समय देखेंगे तो ये 45-50 डिग्री के आसपास भी, 40 डिग्री के आसपास भी बनते हैं। तो इस तरीके से ये वर्षा यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, यानी 40 से 60 के बीच में वर्षा होगी। तो ये कब होगी, ये सर्दी के समय होगी। और गर्मी के समय अगर आपको वर्षा पूछता है तो ये वाताग्री वर्षा 60 डिग्री के आसपास होगी। बस इतनी सी 2 बातें आपको समझनी थी कि इसमें सर्दी के समय 40 से 60 के बीच में हो सकता है और यहाँ पे 60 डिग्री के आसपास वर्षा होगी। ठीक है, तो ये बात आपको और समझनी थी। तो इतनी बातें हो गई। अब हम अगली जो अपनी बात कर रहे हैं वो तीसरी वर्षा के बारे में, जो आपकी पर्वतीय वर्षा है, उसको भी आप समझ लीजिए। तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है उसको भी हम जान लेते हैं, पर्वतीय वर्षा के बारे में। और ये अगर आप समझ रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ पाऊँ और ये है आपके सारे कॉन्सेप्ट जो आपके डाउट्स हों वो सारे इसमें क्लियर हो जाएं। तो एक बार और इसको अगर वाताग्र को जल्दी से समझना चाहें तो और भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो वाताग्र बनता है। वाताग्र बनने का मतलब हुआ गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा जो है उसको धक्का देती है ऊपर की तरफ उठने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे तापीय विलोमिता यानी कि व्युत्क्रमण का जो है तरीका देखने को मिलता है कि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है वर्षण होता है और वर्षा जो होती है उसको वाताग्री वर्षा बोलते हैं। मैंने बताया कि गर्मी के समय तापांतर कम होने की वजह से क्या होता है, वर्षा कम होती है। ये जिस तरीके से हम चल रहे हैं आप बस पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइएगा। सर्दियों के समय मैंने बताया तापांतर अधिक होने की वजह से क्या हुआ, वर्षण जो होता है, रेनफॉल जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको ये तरीके से बताया भी, सर्दी और गर्मी के डायग्राम बना के भी ये दिखाया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया जब प्रेशर बेल्ट जो शिफ्ट होती हैं तो गर्मी के समय ये आपको वाताग्री वर्षा 60 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं पे सर्दियों के समय ये 40 से 60 के बीच में देखने को मिलती है, यानी 40 डिग्री तक भी आपको ये वाताग्री वर्षा देखने को मिलती है, जो कि प्रेशर बेल्ट क्या होती है नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। अब हम पर्वतीय वर्षा के बारे में चीज़ें जान लेते हैं और फिर वहाँ से आपको आसानी से और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पर्वतीय वर्षा आप आसानी से इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। और पर्वतीय का वर्षा का मतलब हुआ, जैसे अगर ये मैं आपको एक डायग्राम बनाऊँ, ये पर्वत ले लेते हैं
ये पर्वत ले लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं ये समुद्र का एरिया है, ये समुद्र का एरिया है। और थोड़ा सा ऊपर से बनाइए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि समुद्र में पर्वत घुसा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्षेत्र ऐसा है और ये हमारा इधर से इधर ऐसा है। तो ये हमारा पर्वत है और हम पर्वतीय वर्षा की बात कर रहे हैं। जैसे केरल का हम पश्चिमी घाट की, आप इंडिया का मैप के हिसाब से सोच के देखिए कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ये मान लेते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र पूरा पश्चिमी घाट का है और यहाँ पे आपका अरब सागर का क्षेत्र है। तो हम यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं कि पर्वतीय वर्षा का मतलब क्या हुआ। तो जैसे क्या होता है कि जब ये मानसून आने वाले हैं, तो मानसून जब आएंगे तो ये मानसून जो है पर्वतों से टकराते हैं और पर्वतों से टकरा के क्या होता है, ये ऊपर उठने लगते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनके जो है इनकी जो टेम्परेचर में कमी आने लगती है और जो है इनके टेम्परेचर में कमी आती है तो ये ठंडे होते हैं और ठंडे होने की वजह से क्या है, बादल बनते हैं और यहाँ पे बादल जो बनेंगे पर्वतों पे वो वर्षा करवाएंगे। तो यहाँ पे भी कौन सी वर्षा होगी, इसकी वजह से पर्वतों की वजह से क्या होगा, हवा ऊपर उठती है और हवा ऊपर उठने की वजह से हवा ठंडी होती है और हवा ठंडी होने की वजह से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है और वर्षा जो हो रही है उसको क्या बोलेंगे, तो इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब ये जो जिस तरफ वर्षा हो रही है उसको क्या बोल देंगे, तो वो सम्मुख ढाल होती है, यानी पर्वत की सम्मुख ढाल होती है। तो सम्मुख ढाल पे क्या होगी, वर्षा होगी। इसको पर्वताभिमुख भी बोलते हैं, या जो है आप इसमें जो है फ्रंट में देख सकते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं इसको, कि एक विमुख ढाल होता है, एक सम्मुख ढाल होता है। तो सम्मुख ढाल एक हो गया जिसकी तरफ वर्षा सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी कि पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस तरफ जब वर्षा इधर आएगी तो इधर क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे बादल बनेंगे, क्योंकि वर्षा में जो आपकी वायु है, जो आपकी एयर है, उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ अधिकतर वर्षा कहाँ पे हो गई, वो सम्मुख ढाल पे होगी। जो पर्वत जिस तरफ से मानसून आया था, जिस तरफ से हवा ऊपर उठी थी, उस तरफ वर्षा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और फिर दूसरी तरफ जाते जाते क्या है, उसमें जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, यानी उसमें जो वाटर वेपर है वो कम हो गया। उसकी वजह से क्या है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है यहाँ पे। इसीलिए इसको कई बार क्या बोलते हैं, इसको इसमें कम वर्षा होगी तो इसको विमुख ढाल भी कहा जाता है। ये कौन सा है आपका, विमुख ढाल कहा जाता है इसको। तो विमुख ढाल पे क्या होती है, कम वर्षा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सम्मुख ढाल पे क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। तो ये आपको समझना है। तो आपने पर्वतीय वर्षा देखी, तो यहाँ पे क्या है, अधिक वर्षा है सम्मुख ढाल पे, और पर्वतीय वर्षा किस तरीके से हो रही है वो भी आपने देखा जब हवाएं ऊपर उठती हैं। और यहाँ पे बादल वगैरह वो सब सेम ही बनेंगे, वो बादल की क्लास में आपको समझाया जाएंगे कि कहाँ पे कैसे बादल बनते हैं। जैसे यहाँ पे जब हवाएं उठेंगी और इनके साथ जो है समुद्र से क्या है, वाटर वेपर जो है यानी जलवाष्प की मात्रा जाती है, तो ये कुमुलोनिम्बस जो मैं अभी बता रहा था, कपासी जो आपके कपासी वर्षा मेघ बनते हैं, उसकी वजह से गर्जन के साथ वर्षा होती है। और इधर जो बादल बनते हैं वहाँ स्तरी मेघ बनते हैं। इधर स्तरी मेघ है और इधर कौन से मेघ हैं, ये कपासी मेघ है। कौन से हैं ये, एक सेकेंड, कपासी मेघ है। तो कपासी मेघ से वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और आपकी स्तरी मेघ से वर्षा कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कपासी वर्षा मेघ भी बोलते हैं, कपासी वर्षा मेघ भी लिख लीजिए, नहीं तो कई बार क्या है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कपासी मेघ अलग होते हैं, कपासी वर्षा मेघ अलग होते हैं, स्तरी मेघ अलग होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कपासी वर्षा मेघ से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी। इंडिया के मैप के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप के हिसाब से आप बनाइए, और आपको एक बात मैं आपके साथ जो है आपके डायग्राम के हिसाब से हम समझ लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वर्षा होती है। एक सेकेंड, तो ये आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये मान लेते हैं डायग्राम है, और इसमें हम अगर इंडिया के मैप के हिसाब से, ये पश्चिमी घाट है आपका, तो पश्चिमी घाट है, और इसी पश्चिमी घाट में जब यहाँ से हवाएं जाती हैं, एक सेकेंड, यहाँ से हवाएं जाती हैं, ये आपके मानसून जब जाते हैं तो इन्हीं पर्वतों से, इन्हीं पश्चिमी घाट से क्या होता है, टकरा के और वर्षा यहाँ पे करवाते हैं। इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे वर्षा ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा, इस वाली पे।
और फिर इसकी तरफ जो है वर्षा कम होती है। यानी कि इसके जो विपरीत ढाल होगा, जो आपके पर्वत हैं उसके विपरीत ढाल की तरफ वर्षा कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये वर्षाएं हो रही हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय वर्षाएं आपने समझ ली, अब वर्षा के प्रकार समझ लिए, वर्षा समझ ली, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। अब हम अपने चक्रवात वाले चैप्टर पे चलते हैं, वहाँ चक्रवात को समझेंगे, उनके प्रकार जानने वाले हैं। तो चक्रवात हम अब क्लास अपना जो है अगला टॉपिक देख रहे हैं, चक्रवात यानी साइक्लोन। चक्रवात यानी साइक्लोन क्या होता है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं और आप हेडिंग बना के लिखिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये नोट्स बनाते रहने चाहिए, की नोट्स हैं आपके, और इसके ज़रिए आप जो भी कोई बुक पढ़ेंगे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चक्रवात या एक और होता है प्रति चक्रवात। तो ये दोनों बात आपको समझनी चाहिए। प्रति चक्रवात क्या है, तो मैं आपको बता दूं, प्रति चक्रवात कुछ नहीं है, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा खास जानेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप वो पहले से ही जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब इसका, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री होती है और 30 डिग्री इधर होता है, 30 डिग्री इधर होता है। तो जब हवाएं यहाँ से ऊपर उठती हैं, मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम बनाया था, और फिर हवाएं यहाँ नीचे बैठती हैं 30 डिग्री पे। इसी को यांत्रिक जनित बोला था। अगर क्लास नहीं देखी तो आप क्लास देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने आपको अच्छे से बाकायदा चीज़ें समझाई हुई थी। यहाँ मैं फिर से बताता हूँ कि 0 डिग्री से जब हवाएं ऊपर उठती हैं 30 डिग्री पे हाई प्रेशर यहाँ बनता है। जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है या लो प्रेशर बनता है। तो जब हवाएं यहाँ बैठती हैं तो यहीं पे इसी क्रिया को, जब हवाएं किसी जगह पे नीचे आके बैठती हैं और इधर और दोनों तरफ ये चलने लगती हैं, दोनों तरफ चलती हैं, तो जो हवाओं का नीचे बैठने का जो तरीका है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी घटना को एक तरीके से प्रति चक्रवात भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ प्रति चक्रवात जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या है, मौसम साफ़ होता है। पहली बात, मौसम साफ़ होगा, यानी कि जो आपका आसमान है या बादल हैं वो साफ़ होंगे, वहाँ पे बादल नहीं होंगे, साफ़ मौसम होता है। हवाएं नीचे बैठती हैं, तो इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं, हवाएं नीचे बैठती हैं और यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तो ये सारी बातें आप ऑटोमेटिकली समझते हैं पहले से ही। मैंने बस आपको एक वो बता दिया है कि किस तरीके से चक्रवात यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कुछ नहीं है। अब हम सीधे चक्रवात को समझेंगे, बाकी प्रति चक्रवात आप समझ गए। तो चक्रवात क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो चक्रवात एक तो हम यहाँ पे देखेंगे चक्रवात क्या है। तो चक्रवात आप सभी समझ रहे हैं कि जब हम जो है किसी भी क्षेत्र में, और जब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो है लो प्रेशर बनता है। मैंने आपको पहले बताया था कि चक्रवात का मतलब क्या होगा, कि जब जो है लो प्रेशर बनता है किसी भी क्षेत्र में, हम बात करेंगे कहाँ पे बनता है। जैसे समुद्र में भी बनेगा, तो महाद्वीप पे भी बनेगा। महाद्वीप महासागर अगर आप नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं। जो पानी का क्षेत्र है, जहाँ पानी भरा हुआ है, जो समुद्र हैं आपके, वो सारे क्या है, महासागर हैं। और जो भूमि का क्षेत्र होता है उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो कई बच्चों को नहीं पता होगा, जिनको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि महासागर पे भी चक्रवात बनते हैं और महाद्वीप पे भी चक्रवात बनते हैं। तो कौन से चक्रवात होते हैं हम उसको समझेंगे, लेकिन आप अभी जनरल समझिए सामान्य तरीके से कि चक्रवात होते क्या हैं। तो कहीं भी अगर जहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है और वहाँ पे चारों तरफ से हवाएं जब आती हैं हाई प्रेशर से, आपको मैंने बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं जब इनकी स्पीड काफ़ी हो जाए, इनकी स्पीड जब बहुत हो जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और ज़्यादा हो जाती है, तो तब ये चक्रवात का रूप लेने लगते हैं। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और ये हवाएं जो हैं ऊपर उठने लगती हैं। तो हम डायग्राम बनाएंगे अभी आप ये समझिए कि हवाएं चारों तरफ से आके एक लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं और हवाएं आके ऊपर उठने लगती हैं, और उससे एक भंवर टाइप का जो है चक्रवात बनता है। तो वहाँ से हवाएं ऊपर उठ के जो है घूमने लगती हैं, और घूमती हैं वो उत्तर और दक्षिण के हिसाब से। तो वो किस तरीके से मूवमेंट करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, उसको अभी हम समझेंगे। तो वो क्या वो कहलाते हैं, वो चक्रवात कहलाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं वैसे, पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं भी निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा,
जहाँ ये क्या है, लो प्रेशर, हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं कि जहाँ पे भी निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा उसके चारों तरफ वायु जो होती है यानी हवा जो होती है वो चक्रीय रूप में यानी कि चक्कर के रूप में ये घूमने लगती है। जैसे चक्कर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये उत्तरी गोलार्ध की बात है, तो मैंने बताया था कि ये आपका कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को राइट साइड में घुमाता है। जैसे मैं अगर इधर से बात कर रहा हूँ तो ये अगर ये डंडी अगर हम सीधा देख रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, वो इस तरफ मुड़ जाएगी यानी सीधे हाथ की तरफ यानी राइट में मुड़ जाती है। तो ये जो सारी हवाएं मैंने सीधे सीधे बनाई हुई हैं, कायदे से ये कैसे बनेंगी आपको पता है कि अगर इधर से देखें तो ये इधर मुड़ेगी, ये इधर मुड़ेंगे, और इधर से देखें तो ये हवाएं इधर मुड़ेंगी, और इधर से देखें तो ये हवाएं इधर मुड़ेंगी, और इधर से देखें तो ये हवाएं इधर मुड़ेंगी। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से एक चक्र बनता है। तो किस तरीके का चक्र बन रहा है, इस तरीके की एक साइकिल बन रही है। तो किस तरीके की साइकिल है ये आप देख रहे होंगे, इस तरीके से एक चक्कर लग रहा है हवाओं का। तो कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि इनकी दिशा कैसी होगी, जो उत्तरी गोलार्ध में, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होंगे उनकी दिशा कैसी होगी घूमने की, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती, घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमते हैं। और कभी भी ये चलेंगे, जब चक्रवात चलते हैं तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते, सॉरी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो इनकी जो दिशा होती है चलने की वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। और ये किस तरीके से घूमते हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज इनका चक्करण होता है। तो ये आपको समझना चाहिए। तो एक हो गया। अब इसका उल्टा आप समझ सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध मैंने बोला, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इसका सेम उल्टा होगा। तो सेम उल्टा होगा, आप दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा कर सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ये घूमेंगे। तो घड़ी की दिशा में कैसे घूमेंगे, जैसे लो प्रेशर बन रहा। अब हवाएं कैसे होंगी, दक्षिण दिशा में क्या होती हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, लेफ्ट की तरफ कोरियोलिसिस फोर्स काम क्या करता है, लेफ्ट की तरफ कोई भी चीज़ को मुड़ाता है। तो जैसे ये है अब इधर से, तो ये किधर मुड़ेगी, अब इधर मुड़ेगी। तो ये हवाएं अब इधर मुड़ेंगी, ये हवाएं किधर मुड़ेंगी, इधर मुड़ेंगी। तो आप देख रहे हैं ऐसे थी, अब ये इधर हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी। तो अब देख रहे हैं कैसे चल रही हैं, इस तरीके से चल रही हैं हवाएं, कैसे चल रही हैं, इस तरीके से चल रही हैं। तो ये कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से चक्रवात अब इधर से इधर जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। अब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका चक्रवात क्या होते हैं, ये आपने समझ लिया। मैंने आपको बताया कि जैसे लो प्रेशर होता है, हवाएं आती हैं, हवाएं जो लो प्रेशर पे आते ही केंद्र में, जैसे ये क्या है, मान लो किसी लो प्रेशर का एक सेंटर केंद्र होता है, ये केंद्र है किसी लो प्रेशर का। तो ये हवाएं क्या होंगी, चारों तरफ से जब आएंगी तो वो इन हवाओं के केंद्र, मतलब जो लो प्रेशर बना उसके केंद्र में आने से पहले ही क्या है, ऊपर उठने लगते हैं। तो ये हम डायग्राम बनाएंगे, ऊपर उठने लगती हैं और ऊपर उठ के ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण तरीके से घूमती है। और इन्हीं में क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा वो मिलने की वजह से क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से घूमती हैं और इनकी स्पीड बहुत हो जाती है। तो वो सारी बातें हम आगे चर्चा करेंगे एक एक करके जब इसके प्रकार समझेंगे। तो मुझे लगता है आप चक्रवात क्या है ये समझ गए हैं। तो इनकी गति भी मैंने आपको बताई कि इनकी गति ज़्यादा होती है, गति भी इनकी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनको जो है चक्रवात की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम इनके जो है कुछ प्रकार देख लेते हैं, जो मैं आपको बता दूं, इसके प्रकारों में हम जान लेंगे जल्दी से। इसके प्रकार देख लेते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, चक्रवात दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो दो कौन से होंगे, एक हमें टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, जिनको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। क्या होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात। और एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको बोलते हैं आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
तो ये जो है आपके दो तरीके के चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे। तो दो तरीके के चक्रवात कौन से हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन आसान होता है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम बढ़िया से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो पहले मैं आपको टेम्परेट समझा देता हूँ। कल की क्लास जो आगे होगी हमारी, उसमें हम ट्रॉपिकल पे बात करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा सा उसमें चीज़ें समझने वाली हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम अगली क्लास जो करेंगे 7वें नंबर की, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और बाकी टॉपिक्स को लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको टेम्परेट साइक्लोन को पढ़ा दे रहे हैं कि टेम्परेट साइक्लोन जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर, तो वो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण चक्रवात क्या है। तो शीतोष्ण चक्रवात को हम देख लेते हैं। शीतोष्ण चक्रवात क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं, पहली बात इसके बारे में जानने वाली है कि ये दोनों जगह बनते हैं। ये जल पे भी बनेंगे और स्थल पे भी बनेंगे। तो ये स्थल और जल यानी स्थलीय, और या इस तरीके से लिख सकते हैं, एक सेकेंड, स्थलीय एंड जलीय सतहों पर निर्मित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी। जलीय और आपका स्थलीय दोनों सतह पर क्या बनेंगे, ये चक्रवात बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, क्या होगा, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये कहाँ पे बनते हैं, पहली बात ये भी आप समझ लीजिए, इससे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी कि इनका क्षेत्र जो होता है, बनने का क्षेत्र, वो किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आपको 40 से 60 के बीच में ये देखने को मिलते हैं। 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ये साइक्लोन जो है आपके टेम्परेट साइक्लोन, वो आपको देखने को मिलते हैं। एक सेकेंड, टेम्परेट को शायद इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, TRAT इस तरीके से लिखिए, टेम्परेट साइक्लोन। तो ये 40 से 60 के बीच में बनते हैं। और 40 से 60 के बीच में बनना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा, दोनों आके मिलती हैं। और दोनों आके मिलती हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अभिसरण हो रहा है। ये क्रिया क्या कहलाती है, अभिसरण हो रहा है। ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं। अभी हमने वाताग्र जो वर्षा की थी वही है सेम, बस यहाँ पे चक्रवात का नाम दिया है। वो क्यों है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पे ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो गर्म हवा क्या होगी, वो ऊपर उठती है तो एक फ्रंट जैसा बनता है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाताग्र का जनन होगा, यानी वाताग्र का निर्माण होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाताग्र बनता है। फिर यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिर हम एक डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे। पहला कंडीशन है कि ये जल और स्थल, यानी स्थल और जल दोनों पे बनेंगे। कौन से क्षेत्रों में बनेंगे, दूसरा जो 40 से 60 डिग्री के बीच में जो आपका अक्षांशीय जो है क्षेत्र है, वहाँ पे ये बनते हैं। तीसरी बात मैंने इसमें बताई कि गर्म और ठंडी हवाएं जो मिलती हैं इन क्षेत्रों में, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें जो मिलेंगी, उनके अभिसरण से ये बनते हैं। और अभिसरण से मैंने बताया कि इनमें जो क्या मेन चीज़ होती है, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्या होता है मेन, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जिसको हम तापांतर बोल रहे थे। तो तापांतर मेन रोल निभाता है। तो तापांतर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्दी में अगर ये वाताग्र बनेंगे यानी चक्रवात बनेंगे तो ये मजबूत बनेंगे। गर्मी में क्या होगा, ये कम मजबूत बनेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तीसरी कंडीशन आपने समझ ली कि गर्म और ठंडी हवाएं मिल रही हैं, तापांतर हमने देख लिया, और ये पछुआ पवनों के प्रभाव में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो पछुआ पवनों का प्रभाव इन चक्रवातों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। पछुआ पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पछुआ पवनें कैसे चलती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अधिकतर किसी भी महाद्वीप के पश्चिम के क्षेत्रों में ये पश्चिमी क्षेत्र पे प्रभाव डालती हैं। तो ये चक्रवात ज़्यादातर कहाँ पे प्रभाव डालेंगे, तो पश्चिम के क्षेत्रों पे प्रभाव डालते हैं। तो एक चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट इनके बारे में आपको लिखना है कि इनकी दिशा क्या होती है। जो ये चलते हैं चक्रवात, वो दिशा कौन सी होती है। तो जैसे मैंने चक्रवात ऊपर जो दूसरे वाले बताए थे ट्रॉपिकल, उनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, लेकिन इनकी दिशा जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पश्चिम से
पश्चिम से पूर्व की तरफ ये चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये चलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में अगली बात क्या रखनी है, ये कौन सा पॉइंट बनेगा आपका, 5वां पॉइंट बनेगा। 6वां पॉइंट आपका क्या बनेगा इसमें, 6वां पॉइंट बनेगा कि एक तो ये ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते हैं। तो ये क्या है, विनाशकारी नहीं होते हैं, ये भी आप बात लिख लीजिए, विनाशकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो विनाशकारी नहीं होते हैं। और 7वीं बात इसके में क्या है कि ये थोड़ा सा मंद गति से चलते हैं। कैसे चलते हैं, मंद गति से, यानी कि इनकी गति जो होती है वो ट्रॉपिकल जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनके तुलना में बहुत कम होती है। तो मंद गति से चलते हैं। और क्या होता है 7वीं बात इसमें, या 8वीं जो लिखना चाहें, या इसी मंद गति में लिख सकते हैं कि मध्यम गति से क्या होता है, इसमें वर्षा होती है। यानी वर्षा ऐसा नहीं है कि एकदम बाढ़ आ जाएगी, तो मध्यम गति से वर्षा होगी, थोड़े से लंबे समय तक वर्षा होती है और धीमे धीमे वर्षा होती रहती है। तो अब मैंने आपको पछुआ पवन का बता ही दिया कि ये कहाँ पे प्रभाव डालते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डालते हैं। किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इससे अधिकतर जो वर्षा होगी वो पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब हम इसको एक डायग्राम से पूरी कहानी को समझने वाले हैं, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन की, जिसको शीतोष्ण चक्रवात कह रहे हैं। तो उसको हम पूरा डायग्राम से समझेंगे। ये 8 कंडीशन आपने समझ ली। अब इसको एक डायग्राम से बाकायदा नंबर बाई नंबर किस तरीके से बनता है, कहाँ कब तक बनेगा, कब ख़त्म हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जो है शीतोष्ण चक्रवात करके एक जो है ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, और ये पहला यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बना के कोष्टक में बंद कर लीजिए और इसके बारे में लिख लीजिए यहाँ पे तरंगनुमा चक्रवात। ठीक है, तरंगनुमा चक्रवात होते हैं ये, यानी तरंग यानी कि लहर के रूप में ये चलते हैं, तरंग के रूप में चलते हैं। ये इस तरीके से नहीं चलते, ये इस तरीके से चलते हैं। तो वो तरंगनुमा इनका जो है संचलन होता है। ऐसे ही जनरल मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी क्वेश्चन पूछे तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि लैंड और सी पे चलते हैं, लैंड सी यानी कि स्थल और जल दोनों जगह पे ये बन सकते हैं। और कहाँ किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं। ये सारी बातें हमारी हो गई हैं, ये आपके दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है जब हम इनको पढ़ रहे होंगे तब। तो चूँकि अब मैंने आपको बताया कि कैसे हम समझने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दूँ कि यहाँ से हमारी कौन सी हवा आ रही है। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हमारा जो है ये गर्म हवा आ रही है और इधर से हमारी ठंडी हवा आ रही है। तो ठंडी हवा जब आती है और गर्म हवा आती है तो दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं। एक अब इनमें क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात में कुछ स्टेज होती हैं, यानी इसके स्तर होते हैं, यानी इसके चरण होते हैं। तो ये 4 चरणों में ये चक्रवात बनता है। कितने, 4 चरणों में बनता है। उन चारों चरणों को हम समझेंगे, चारों लेवल्स को समझेंगे, चारों स्तर को समझेंगे। तो चारों स्तर में पहला जो स्तर होता है, वो पहला स्तर हम समझने वाले हैं कि जब हमारी गर्म हवा चलती है, जब हमारी गर्म हवा चलती है इधर से और जब हमारी ठंडी हवा चलती है इधर से। तो मैंने आपको बताया था कोरिलेसिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये वाली हवा जो पछुआ पवन ऐसे चल रही है वो ऐसे चलेगी, और जो हमारी इस तरीके से ध्रुवी पवन चल रही थी वो इस तरीके से चलेगी। तो ध्रुवी पवन इस तरीके से थोड़ा सा मुड़ जाएगी और आपकी ये वाली पवन ऐसे जल जाती हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये शुरू चक्रवात नहीं बना होता है, उससे पहले ये दोनों हवाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत जो है एक तरीके से देखी जाती हैं। तो ये पहला कंडीशन होता है, इसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो ये बात मैं आपको समझाऊंगा, स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ। तो ये कौन सा पहला कंडीशन बनता है, स्टेशनरी। ये स्टेशनरी क्या है, आपका फ्रंट बनता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आप देख नहीं रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे दोनों हवाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो स्टेशनरी फ्रंट मतलब हिंदी में अगर चाहें तो आप स्थिर वाताग्र बोलते हैं इसको। तो वाताग्र बनेंगे यहाँ पे 4 तरीके के, और मतलब यहाँ पे घटनाएं आपको 4 तरीके से चरणों में ये चक्रवात देखने को मिलेगा। जिसमें पहला आपका जो है, इसमें स्टेज है पहला, वो कौन सा, स्टेशनरी फ्रंट है, यानी कि स्थिर वाताग्र है।
इसमें क्या है, ध्रुवीय पवन इस तरीके से चल रही है, और ये कौन सी है, तो ये पछुआ पवन है। ये आप लिख सकते हैं नाम, पछुआ पवन। और ये आपकी कौन सी है, ये ध्रुवीय पवन है। ये कौन सी है, ये ध्रुवीय पवन है। ये कौन सी है, एक सेकेंड, ये कौन सी है, ये ध्रुवीय पवन है। तो ये ध्रुवीय पवन चल रही है, और ये आपकी पछुआ पवन इस तरीके से एक दूसरे के समानांतर लगभग चलने लगती हैं विपरीत दिशा में। तो इसको हम ये नाम देते हैं। और ये सारे चरण किसने बताए हैं, ये कई बार पूछता नहीं है, वैसे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको लिख सकते हैं कि इसको बेरनीज़ नाम के एक जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इसको बताया था। बेरनीज़ ने इनके 4 चरणों को बताया था कि ये 4 चरणों में ये जो है बाताग्र जनन से लेके बाताग्र क्षय तक की कहानी चलती है। जैसे बाताग्र जनन हो रहा है, बाताग्र बन रहा है, और बाताग्र जब ख़त्म होगा तो उस तरफ की पूरी घटना जो है 4 चरणों में होती है। इसी को जो है आप इंग्लिश में अगर एक जानना चाहें तो फ्रंटोलिसिस और फ्रंटोजेनेसिस इस तरीके से टर्म होते हैं, तो उन पे जानने की ज़रूरत नहीं है, हम चारों टर्म समझेंगे। पहला टर्म हो गया हमारा स्थिर बाताग्र। इसमें क्या होगी, इसमें ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे के समानांतर चलने लगती हैं। दूसरे वाले में हम समझने वाले हैं, दूसरा चरण जो आगा, जो दूसरा चरण होगा उसमें आपका उष्ण बाताग्र बनेगा, यानी कि आपका जो दूसरा बाताग्र बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, तो वार्म फ्रंट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से क्या है कि जैसे मान लो इधर से ठंडी हवा आ रही थी और इधर से हमारी गर्म हवा आ रही है, तो दूसरे वाली की कंडीशन हम देख रहे हैं। तो दूसरे में कंडीशन में क्या होगा कि जैसे हमारी गर्म हवा ऊपर उठेगी, जैसे ही हमारी गर्म हवा ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा जो है उसको धक्का देने के लिए नीचे आती है। तो नीचे से क्या होगा, यहाँ पे एक इस तरीके से फ्रंट बन जाएगा, ये आपका वार्म फ्रंट बनेगा। कैसा, वार्म फ्रंट बनेगा। और मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और ये आपकी जो है ये अभी बन नहीं रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे भी एक कोल्ड फ्रंट बनेगा। कुछ समय बाद जब तीसरी स्टेज आएगी उसमें हमारा ये वाला फ्रंट बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी जो ठंडी हवा थी, जो गर्म हवा थी, वो ऊपर उठने लगेगी, ये वाली क्या है, इस तरफ से कौन सी है, तो ये कौन सा फ्रंट बना, पहली बात तो ये गर्म फ्रंट बन रहा है, गर्म बाताग्र बन गया। पहली बात यहाँ पे लिख सकते हैं, उष्ण बाताग्र भी इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्म या उष्ण बाताग्र बोलते हैं। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से गर्म हवा तो ऊपर उठ गई और ठंडी हवा जो है वो नीचे बैठ रही है। तो ये बात आपको समझनी है। और अगली जो स्टेज आएगी, ये आपका दूसरा स्टेज हुआ कि हमारा उष्ण बाताग्र बना, जिसमें क्या है कि ये वाली स्टेज में, दूसरी स्टेज में जो आपकी गर्म हवा जो इधर से जा रही थी वो ऊपर उठने लगेगी, और ठंडी हवा जो है वो आपकी इसको धक्का देगी, लेकिन ये फ्रंट ऐसा बनेगा एक। तो फ्रंट जो हमारा बन रहा है वो हमने इस तरीके से दिखाया हुआ है कि हमारा ये एक फ्रंट बना, जिसमें हवाएं जो है ऊपर उठने लगी हैं, गर्म हवा ऊपर जा रही है, और कोल्ड एयर जो है वो हमारी इस तरीके से धक्का दे रही है। तो कोल्ड एयर जो है हमारी इधर धक्का दे रही है। अब वो हम बनाएंगे तीसरी स्टेज में, जो आपका कौन सा बाताग्र बनेगा, जो शीत बाताग्र बनेगा। तो तीसरे वाले में कौन सा बनता है, तो शीत बाताग्र बनता है। तो तीसरा स्टेज इस चक्रवात का, जो टेम्परेट साइक्लोन, जो शीतोष्ण चक्रवात हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें तीसरा वाला जो स्टेज बनता है वो कौन सा बनता है, शीत बाताग्र का। इसको मैं अभी आपको दिखा दूं। जैसे हमने स्टेशनरी नाम दिया था, पहले वाले का स्टेशनरी, दूसरे वाले को यंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग स्टेज बोलते हैं। तो ये बात आप ये है नाम लिख सकते हैं, वैसे पूछेगा नहीं, बस आपको चरण याद रखने हैं। पहला स्टेशनरी चरण हो गया, दूसरा यंग स्टेज हो गया, और तीसरा चरण जो होता है वो मैच्योर स्टेट होती है। तो कौन सा है, ये वाली मैच्योर स्टेज होती है। तो ये कौन सी है, मैच्योर स्टेज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैच्योर का मतलब ये वयस्क हो गई एक तरीके से, जो चक्रवात है वो अच्छे तरीके से बन जाता है, तो इसको जो है मैच्योर स्टेज बोलते हैं। और शीत बाताग्र भी इसमें बन जाता है।
तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारा ये गर्म वाला बना था जिसको उष्ण वाताग्र या उष्ण वाताग्र बोल रहे थे, जिसको वार्म फ्रंट बोल रहे थे। और यहाँ पे क्या होगा, इधर जो है आपका ये आपका शीत वाताग्र बनेगा। तो शीत वाताग्र बन जाएगा। तो दोनों जो है अब एक दूसरे के जो है गर्म हवा ऊपर उठेगी और ठंडी हवा जो है नीचे से धक्का देगी, तो दोनों फ्रंट बन जाएंगे। जैसे कोल्ड इसको फ्रंट बोलते हैं, इसको वार्म फ्रंट बोलते हैं। तो दोनों फ्रंट जो है अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो ये तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो है दोनों फ्रंट बनेंगे। तीसरी स्टेज में हमारी ये वाली घटना हो जाती। तो दूसरी वाली में क्या हो रहा था, जो लो प्रेशर बना था यहाँ पे, तो लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, जैसे गर्म हवा ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था। जब हवा ऊपर उठेगी तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो क्या है कि जब कहीं भी लो प्रेशर बनता है तो ठंडे क्षेत्र से हवाएं जो होती हैं, वायु जो राशि होती है, तो वो जो हवा है ठंडी वाली वो लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है। और तीसरी स्टेज में हमने देखा कि जब लो प्रेशर की तरफ चली तो वो फिर जब पूरी तरीके से यहाँ पे एंट्री कर जाती है तो फिर हमारा जो वो बनता है वो शीत वाताग्र बन जाता है। तो तीसरे वाले में हमारा इस तरीके से बनता है कि पूरी एयर हमारी जो लो प्रेशर की तरफ चलने लगी है। अब क्या होगा कि इस पे क्या होगा कि जो ये वार्म फ्रंट है इस पे जो हवा ऊपर उठेगी वो धीमे धीमे उठेगी। तो धीमे धीमे उठेगी ऊपर तो ठंडी धीमे धीमे होगी और धीमे धीमे ही वर्षा करवाती है। तो यहाँ पे जो वर्षा होगी वो धीमे यानी मंद गति से वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो बादल बनेंगे वो जो है सिंपल जो थोड़े छोटे छोटे बनेंगे, ये जो जिसको हम स्तरी बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्तरी बादल बोलते हैं। तो यहाँ पे स्तरी बादल बनेंगे, यहाँ स्तरी बादल से जो है कम वर्षा होगी, ये बात आपको समझनी। लेकिन चूँकि ठंडी हमारी जो शीत वाताग्र है वो तेज़ी से हवा को क्या है ऊपर उठाता है। जब तेज़ी से हवा को ऊपर उठाएगा तो यहाँ पे जो होगा वो कपासी मेघ बनते हैं। यानी यहाँ पे जो बादल बनेंगे और यहाँ पे जो इस तरीके से बादल बनते हैं, ये हो गए स्तरी बादल। स्तर के रूप में, इस तरीके से स्तर के रूप में बादल होते हैं, पतले होते हैं। और ये कपासी मेघ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। रुई के जो है कपास की रुई के तरीके से इस तरीके के बादल बनते हैं। और यहाँ पे इसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है गर्जन और जो है विद्युत गर्जन होता है, तीव्रता के साथ वर्षा होती है। तो यहाँ पे आपको कपासी मेघ देखने को मिलते हैं। कौन से? कपासी वर्षा मेघ। तो कपासी वर्षा मेघ से यहाँ पे वर्षा होगी, किस पे होगी? शीत वाताग्र पे होगी। और गर्म वाताग्र यानी कि वार्म फ्रंट पे कैसी वर्षा होगी? तो स्तरी बादल यानी निम्बो स्ट्रेटस भी इसको बोलते हैं। तो शीत वाताग्र पे कौन सी वर्षा हो रही है? कपासी वर्षा मेघ से वर्षा हो रही है, तेज़ी से वर्षा हो रही है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैंने आपको ऊपर लिखाया दिया था पहले ही कि यहाँ पे तेज गर्जन के साथ क्या होगी? तेज गर्जन के साथ क्या होगी? वर्षा होगी। तेज गर्जन के साथ वर्षा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तेज गर्जन के साथ वर्षा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया स्तरी वाले में क्या होगा कि मंद गति से वर्षा होगी, मंद गति से वर्षा। ठीक है, यानी कि थोड़े समय के लिए होगी और मंद गति से, या लंबे समय के लिए भी होगी लेकिन धीमे धीमे वर्षा होगी। तो ये, और यहाँ पे विद्युत जो है तेज गर्जन या विद्युत गर्जन के साथ वर्षा होती है और तीव्र गति से वर्षा होती है। तेज गर्जन के साथ वर्षा या तेज गर्जन के साथ तीव्र वर्षा, इस तरीके से लिखिए आप, अच्छा रहेगा जो है और बेहतर आप समझ पाएंगे। तीव्र वर्षा होती। तो इस तरीके से आप इसमें जो है स्टेज 3 समझ चुके हैं। अब चूँकि दोनों तरफ से वर्षा होने लगी, दोनों फ्रंट बन गए हैं और ये चक्रवात पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब चौथी जो बनेगी वो चौथी स्टेज होती है, इस जो चक्रवात के ख़त्म होने की स्टेज होती है। तो चौथी स्टेज को हम इंग्लिश में आप पहले लिख लीजिए, कई बार इंग्लिश में ही लिखा आ जाता है, ऑक्लूडेड बोलते हैं इसको हम 6 प्रारंभ इसका हो जाता है, इसको संरोधी भी कहा जाता है। तो आप हिंदी में लिखिए संरोधी वाताग्र। तो संरोधी वाताग्र होता है, यानी यहाँ पे जो है चक्रवात का क्षय प्रारंभ हो जाता है। चक्रवात का क्षय हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है। वो कैसे होगा वो हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी ठंडी हवा है, ठंडी वाताग्र जो है या ठंडी जो है वाताग्र है, उस पे क्या है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं।
तो तेज़ी से वो इस तरफ जो है हवाएं चलेंगी। और इधर से क्या है, इधर से क्या है आपकी जो एक तरीके से मैंने अभी एक सेकेंड, तो ये मैंने जो आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये क्या होगा कि ये वाला जो है ये आपका क्या है, कोल्ड फ्रंट था। कोल्ड फ्रंट मतलब शीत वाताग्र था, और ये वार्म फ्रंट है। तो ये क्या होगा कि ये जो तेज़ गति से चलेगा, इसकी क्या होगी, इस तेज़ गति से वर्षा हो रही थी, आपको मैंने बताया था तेज़ी से बादल बन रहे हैं, तेज़ी से ये हवा को ऊपर उठा रहा था शीत वाताग्र, और ये जो है धीमे धीमे कर रहा था। तो ये जो है तेज़ गति से जो है आपके वार्म फ्रंट की तरफ चलेगा। तो ये दोनों एक समय पे क्या होंगे, दोनों जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और दोनों जो है एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तेज़ गति से इकट्ठे हो, मतलब ये वाला इधर जाएगा और इधर जाके इससे मिल जाता है। तो मिलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ठंडी हवा है, जो शीत वायु है, वो नीचे बैठ जाती है, और गर्म वायु जो है वो ऊपर हो जाती है पूरी तरीके से। तो जब पूरी तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे एक दूसरे से कोई मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे चक्रवात ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्वरोधी वाताग्र बनते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये कौन सा सेक्टर था, ये गर्म क्षेत्र का क्षेत्र था। लेकिन जैसे जैसे शीत वाताग्र तेज़ी से बढ़ेगा आगे, तो वो किस से मिल जाएगा जाके, वो वार्म फ्रंट से मिल जाएगा, यानी कि आपका जो उष्ण वाताग्र है, गर्म वाताग्र है, उससे मिल जाता है। अब मिलने के बाद जो दोनों वाताग्र जो है मिलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, और जो शीत यानी ठंडी हवा है वो शीत वायु नीचे बैठ जाती है। तो दोनों वाताग्र ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से पूरा ये आपका टेम्परेट साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। अब मैंने आपको वाताग्र की वर्षा के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो शीत चक्रवात यानी कि शीतोष्ण चक्रवात बनेंगे, शीतोष्ण चक्रवात बनेंगे, ये शीतोष्ण चक्रवात जो बनेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक तो इनकी तीव्रता, और ये बार बार जो आएंगे इनकी आवृत्ति, ये सब कब होंगी सबसे ज़्यादा, तो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा बनेंगे। कब बनेंगे, तो शीत ऋतु में बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों बनेंगे, क्योंकि इनका टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो शीत ऋतु में ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब तापांतर। तो तापांतर कब ज़्यादा होता है, शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में जब ज़्यादा होता है तो हवाएं तेज़ी से मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तापांतर सब ज़्यादा होता है सर्दियों में, तो अधिक चक्रवात बनते हैं, तेज़ी से बनते हैं, और अधिक प्रभाव जो है देखने को मिलता है। फिर मैंने बताया कि पछुआ पवन जो गर्म होती हैं वो इसमें प्रभाव डालती हैं, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कैसे चलता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ चलता है। तो अब कोई मान लो कॉन्टिनेंट है, जैसे ये मैं अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का वो बना रहा हूँ, दक्षिण अमेरिका का पार्ट बना रहा हूँ, तो पछुआ पवन जब चलेगी तो वो इस तरीके से चलेगी, तो इस पे प्रभाव जो पड़ेगा पश्चिम की तरफ से पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है घटनाएं देखने को मिलेंगी। या आप जैसे ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र देखिए, पूरा यूरोप का क्षेत्र देखिए, पूरा यूरोप का क्षेत्र देखिए, इधर पूरा यूरोप का क्षेत्र जब ये इस तरीके से होता है, और ये पूरा जैसे पछुआ पवन इधर चलती हैं, तो पूरी पछुआ पवन जब चलती हैं तो यहाँ पे जो आपके बंदरगाह होते हैं वो हमेशा यहाँ पे जो है खुले रहते हैं। एक तो यहाँ पे बंदरगाह खुले रहते हैं, एक तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती, जो करंट आती है उसकी वजह से भी, और यहाँ पे जो वर्षा पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा करवाई जाती है वो इस पछुआ पवन के प्रभाव की वजह से देखने को मिलती है। तो ये क्षेत्रों में वर्षा जो होती है वो पछुआ पवन के प्रभाव की वजह से होती है। और यहाँ पे जेट स्ट्रीम भी बनती है, मैंने आपको पहले बताया। जेट स्ट्रीम इसके बाद ही हमारा चैप्टर शुरू होगा, उसको हम जेट स्ट्रीम को अच्छे से समझेंगे। तो एक जेट स्ट्रीम भी होती हैं जो हवाएं ऊपर चलती हैं, जो हवाएं कुछ छूट जाती हैं, वो बहुत तेज़ी से चलती हैं। तो कई बार क्या है वो पछुआ पवनों को लेके जाती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, और किसी भी क्षेत्र में वर्षा करवाती हैं। जैसे हमारे भारत के, मैं आपको बता दूँ एक सेकेंड, जिसके बारे में पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपने पढ़ा होगा, पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा आपने। तो पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वो भी वहाँ हमारे भारत में जो वर्षा होती है, जो नॉर्थ वाले पोर्शन में, जैसे ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली,
दिल्ली यूपी के आसपास जो क्षेत्रों में वर्षा होती है सर्दियों में खासकर, तो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो इसी के प्रभाव की वजह से होती है। ये जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं या जो है जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो लेके आती हैं हवाएं इधर। तो ये भूमध्य सागर का जो क्षेत्र होता है वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और ये हवाएं इधर जेट स्ट्रीम के साथ जो है जलवाष्प लेके आती हैं और बादल बन के बाद यहाँ पे हमारे भारत के क्षेत्रों में वर्षा करवाती हैं नॉर्थ के में। तो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो जेट पश्चिमी विक्षोभ से होती है और वो किस तरीके से होते हैं तो जेट स्ट्रीम के प्रभाव से हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं चक्रवातों से मिलते हैं देखने को जो आपके शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या है और बाकी हमारा जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है वो हम कल की क्लास में करेंगे। और इस क्लास में यानी जो टेम्परेट साइक्लोन यहाँ तक आपका पूरा हो जाता है। मैंने आपको पूरी बात बता दी कि किस तरफ से किस तरफ चलते हैं, कब इनका जो है प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और काफ़ी क्षेत्र मैंने आपको बता दिए जैसे भूमध्य सागर से पश्चिम भारत के क्षेत्रों में वर्षा करवाना। बाकी मैंने आपको बताया किस किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं, 8 कंडीशन बता दी, क्षेत्र बता दिए, इसकी स्टेजेस बता दी, किसने ये दिया ये बता दिया और कैसे कैसे ये बनते हैं ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। तो अब जो है अगर आप इतनी बातें पॉइंट टू पॉइंट चेक करके लिख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप टेम्परेट साइक्लोन आराम से समझ गए। कल की क्लास में हम चक्रवात पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और आगे की क्लास जेट स्ट्रीम हम समझेंगे, जेट प्रवाह क्या होता है वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएँ आ रही हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लेके समझनी है आपको। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको और समझनी चाहिए उसमें, तो कल हम उसको लेके शुरू करेंगे। और तब तक के लिए हमारी क्लास से बने रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। और इस तरीके से आप हमारी क्लास को जो है देखते रहिए और कुछ भी आपको दिक्कत लगती तो कमेंट करिए, कमेंट में बताइए क्या समस्या है। कोई भी अगर समस्या रहती तो उसको हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, गर्मी से बचते रहिए। तब तक जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।